हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपनी चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है और ये टेस्ट सीरीज रोज सुबह 5:30 बजे लाइव चलता है। तो रोज सुबह 5:30 बजे लाइव आप हमसे जुड़ के अपना टेस्ट दे सकते हैं। और आज की इस वीडियो में एनसीईआरटी बुक से 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है। और ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ए ऑप्शन है पंच, बी ऑप्शन है न्याय मित्र, सी ऑप्शन है सरपंच, डी ऑप्शन है प्रमुख। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। ए ऑप्शन है घूमने के कारण, बी ऑप्शन है नौकरी के लिए, सी ऑप्शन है गरीबी के कारण, डी ऑप्शन है मां के मार के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। तो मां के मार के कारण से भागा था, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से आपको बताना है कि वो कौन सा पदार्थ है जो बिना ज्वाला का जलता है। ए ऑप्शन है मोमबत्ती, बी ऑप्शन है किरोसिन, सी ऑप्शन है कोयला, डी ऑप्शन है मीथेन गैस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है। तो जो कोयला होता है ये बिना ज्वाला का जलता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछता है कि कोयला कितने प्रकार के होते हैं। तो कोयला 4 प्रकार के होते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 2 से ये कितना बार में कटेगा, 48 बार में कटेगा। फिर 2 से 48 कितना बार में कटेगा, ये 24 बार में कटेगा। फिर 2 से 24 12 बार में कटेगा। फिर 2 से यहाँ पे 12 6 बार में कटेगा। फिर 2 से 6 कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 कितना बार आया है, तो 1 2 3 4 5, यानी 2 5 आया है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 के पावर 5। और 3 कितना बार आया है, 1 बार आया है। तो यहाँ पे लिख देंगे 3। तो यहाँ पे देखिए 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 के पावर 5 गुणे 3, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो काली मिट्टी होती है वो किस फसल के लिए उपयुक्त होती है। ए ऑप्शन है कपास के लिए, बी ऑप्शन है लीची के लिए, सी ऑप्शन है गेहूं के लिए, डी ऑप्शन है बाजरा के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है। तो जो काली मिट्टी होती है ये कपास के लिए अधिक उपयुक्त होती है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है, तो गुजरात में सबसे अधिक पाई जाती है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। ए ऑप्शन है गुच्छा, बी ऑप्शन है तेल, सी ऑप्शन है शहर, डी ऑप्शन है कक्षा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। तो जो ये तेल है, तेल क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 7
7 नंबर प्रश्न है कि आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है विद्युत शक्ति, बी ऑप्शन है विद्युत धारा, सी ऑप्शन है प्रतिरोध, डी ऑप्शन है विभवांतर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं। तो आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है कि मूल शंकर घर छोड़कर किसके पास गए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मूल शंकर घर छोड़कर किसके पास गए। ए ऑप्शन है गिरजानंद के पास, बी ऑप्शन है बिरजानंद के पास, सी ऑप्शन है शिवानंद के पास, डी ऑप्शन है यहाँ पे भावानंद के पास। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मूल शंकर घर छोड़कर किनके पास गए। तो मूल शंकर घर छोड़कर यहाँ बिरजानंद के पास गए, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मूल शंकर किनके बचपन का नाम था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर था। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और मूल शंकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो गुजरात राज्य में हुआ था। और किस ग्राम में हुआ था, तो टंकारा ग्राम में हुआ था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है कि दो संख्याओं का गुणनफल 86 70 है तो उनका मौसा 70, यहाँ पे मौसा 17 है तो उनका लसा ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे दिया है 8670 और उसका मौसा यहाँ पे देखिए क्या दिया है 17 दिया है। तो बोल रहा है कि लसा ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है लसा और गुणे क्या होता है यहाँ पे मौसा होता है। अब यहाँ पे देखिए दो संख्याओं का यहाँ पे गुणनफल दिया है, यानी यहाँ पे पहली संख्या और यहाँ पे दूसरी संख्या का यहाँ पे गुणनफल दिया, कितना दिया है तो 8670 दिया है। यानी ये दोनों संख्याओं को गुणा करके यहाँ पे दे दिया है। तो यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल दिया है तो यहाँ पे रख देंगे कितना दिया है 8670। तो यहाँ पे 8670 लिख देंगे। लसा कितना दिया है, तो लसा नहीं दिया है, लसा आपको ज्ञात करना है तो लसा वैसे ही छोड़ दीजिए आप। और यहाँ पे देखिए मौसा कितना दिया है 17 दिया है तो यहाँ पे लिख दीजिए 17 मौसा की जगह पे। आपको यहाँ पे देखिए लौसा निकालना है तो इधर 17 गुणा कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा भाग करेगा। यानी 8670 और बट्टा के नीचे हो जाएगा 17 और उधर क्या बच जाएगा हमारा लौसा बच जाएगा। यही हमको निकालना है। कटा दीजिए, ये कटेगा 17 × 5 = 85, फिर 17 × 17, फिर यहाँ पे 0 है तो 0। यानी ये 510 बार में क्या हो जाएगा कट जाएगा। यानी हमारा लौसा कितना निकलेगा यहाँ पे 510 निकलेगा। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यंग यूरोप का स्थापना किसने किया था। ए ऑप्शन है मेजनी ने, बी ऑप्शन है गैरीबाल्डी ने, सी ऑप्शन है विक्टर इमैनुअल ने, डी ऑप्शन है मुसोलिन ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यंग यूरोप का स्थापना किसने किया था। तो यंग यूरोप का स्थापना मेजनी ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है कि यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, बी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी जी के द्वारा, डी ऑप्शन है अंबेडकर के द्वारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों का वृक्क संबंधित है किससे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों का वृक्क संबंधित है तो किससे संबंधित है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है पोषण से, बी ऑप्शन है श्वसन से, सी ऑप्शन है उत्सर्जन से, डी ऑप्शन है परिवहन से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों का वृक्क किससे संबंधित है। तो मनुष्यों का जो वृक्क होता है ये उत्सर्जन से संबंधित होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13
13 नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र किस महापुरुष की जन्म स्थली है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पाटलिपुत्र किस महापुरुष की जन्म स्थली है। ए ऑप्शन है गुरु नानक, बी ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, सी ऑप्शन है महावीर, डी ऑप्शन है गौतम बुद्ध। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पाटलिपुत्र किस महापुरुष की जन्म स्थली है। तो ये गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थली है, ये आपको याद रखना है, जो सिखों के 10वें गुरु हैं। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो गुरु नानक है ये सिखों के प्रथम गुरु हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है कि 11/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 11/15 का आपको बताना है कि दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो दशमलव प्रसार यहाँ पे चेक करने के लिए 1-2 पॉइंट होता है, उसे हमेशा आपको याद रखना है। इसका हर लेना है और हर का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। और जब हर का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो उसमें केवल अगर 2 आए, यानी खाली 2 आए तो समझ लीजिए वो शांत होगा, या केवल 5 आए तो वो भी क्या होगा, यहाँ पे शांत होगा। या 2-5 का यहाँ पे गुणनफल आए, 2 और 5 के सिवा कोई अन्य संख्या न आए तो वो क्या होगा, यहाँ पे शांत होगा। अगर यहाँ पे 2 आता है, 5 आता है, साथ में 3 भी आ जाता है तो वो संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे अशांत हो जाएगा। तो इसका हर का गुणनखंड यहाँ पे कर दीजिए। तो यहाँ पे कितना है 15, तो यहाँ पे हम कटाएंगे अब इसको। तो ये किससे कटेगा, तो 3×5 = 15। तो इसके हर के गुणनखंड में तो 5 आ रहा है, लेकिन साथ में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2 और 5 के सिवा कोई अन्य संख्या आता है तो समझ लीजिए वो क्या होगा, अशांत होगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 11/15 क्या होगा, अशांत होगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है जापान में, बी ऑप्शन है कंबोडिया में, सी ऑप्शन है थाईलैंड में, डी ऑप्शन है चीन में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये कंबोडिया में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था, ये आपको याद रखना है। और अंकोर वाट के मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है, तो विष्णु देवता को समर्पित है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि पिकासो क्या थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पिकासो क्या थे। ए ऑप्शन है कवि, बी ऑप्शन है चित्रकार, सी ऑप्शन है उपन्यासकार, यहाँ पे देखिए नाटककार, डी ऑप्शन है उपन्यासकार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पिकासो क्या थे। तो जो पिकासो थे ये चित्रकार थे, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 17 नंबर कि जंतुओं में वृद्धि हार्मोन कहां से स्रावित होता है। ए ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि से, बी ऑप्शन है ओटू ग्रंथि से, सी ऑप्शन है यहाँ पे पोन्स से, डी ऑप्शन है अधिवृक्ष से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जंतुओं में वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। तो जंतुओं में वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, ये आपको याद रखना है। और पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि आलसियों के सुख देखकर कौन आलसी बनने की कोशिश किए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आलसियों के सुख देखकर कौन आलसी बनने की कोशिश किए। ए ऑप्शन है मंत्रियों ने, बी ऑप्शन है चोरों ने, सी ऑप्शन है धूर्तों ने, डी ऑप्शन है पहरेदारों ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आलसियों के सुख देखकर कौन आलसी बनने की कोशिश किए। तो जो धूर्त लोग थे वो आलसियों के सुख देखकर खुद ही आलसी बनने का कोशिश किए। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 2 धनात्मक पूर्णांकों का क्या परिकलित करने की तकनीक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 2 धनात्मक पूर्णांकों का क्या परिकलित करने का तकनीक है। ए ऑप्शन है लसा, बी ऑप्शन है मौसा, सी ऑप्शन है भागफल, डी ऑप्शन है शेषफल। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम क्या निकालते हैं, तो मौसा निकालते हैं, यानी HCF निकालते हैं। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20
20 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि स्वप्नदर्शी समाज के संस्थापक कौन था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था। ए ऑप्शन है ओवन, बी ऑप्शन है मार्क्स, सी ऑप्शन है एंजल्स, डी ऑप्शन है लेनिन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था, तो ओवन था, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। ए ऑप्शन है अभिनय, बी ऑप्शन है अभिनीत, यहाँ पे सी ऑप्शन है अभिनेत्री, डी ऑप्शन है अभिनव। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, अभिनेत्री होगा, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि धातु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि धातु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ए ऑप्शन है 1, 2 और 6, बी ऑप्शन है 1, 2 और 3, सी ऑप्शन है 5, 6 और 7, डी ऑप्शन है यहाँ पे 8, 5 और यहाँ पे 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धातुओं के बाह्यतम यानी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये आपको याद रखना है। जो धातु होते हैं उनके बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो यहाँ पे देखिए अधातु होते हैं उनके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त है। ए ऑप्शन है असत्य से, बी ऑप्शन है सत्य से, सी ऑप्शन है लोभ से, डी ऑप्शन है त्याग से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त है, तो ये सत्य से प्रशस्त है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 24 नंबर। 24 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि 3 + √3 और इंटू यहाँ पे 3 - √3 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे आपको बताना कि ये एक परिमेय संख्या है या नहीं है, तो इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रश्न 3 + √3 इंटू यहाँ पे क्या है 3 - √3। अब आपको क्या करना है, इसमें गुणा कराना है। तो इन 3 से आप गुणा कराइएगा तो इसमें कराइएगा और इसी 3 से इसमें होगा, क्योंकि ये जो 3 है ये दोनों के लिए है। और फिर आपको √3 से एक बार इसमें कराना पड़ेगा और फिर √3 से यहाँ पे -√3 में आपको गुणा कराना पड़ेगा। तो सबसे पहले 3 से यहाँ पे गुणा कराते हैं इसमें और इसमें दोनों में। तो 3 तरीका सबसे पहले कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पे चिन्ह क्या है प्लस, लेकिन यहाँ पे चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस। और 3 में √3 से गुणा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3√3। अब यहाँ पे देखिए अब इस √3 से इसमें गुणा कराएंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी प्लस है और इसके आगे कुछ भी नहीं चिन्ह है, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे क्या होता है प्लस होता है। तो 3 में √3 से गुणा होगा तो फिर यहाँ पे प्लस में 3√3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस है, तो माइनस। और यहाँ पे देखिए √3 में √3 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, √9 हो जाएगा। यानी यहाँ पे हो गया हमारा 9 और ये क्या हो जाएगा, एक माइनस में √3 है और एक क्या है प्लस में √3 है, 3√3 है। तो ये क्या हो जाएगा आपस में कट जाएगा, नहीं घट के 0 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस। और यहाँ पे देखिए √9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। यहाँ पे देखिए 9 में से जब 3 जाएगा कितना बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा। और 6 कैसी संख्या है, तो 6 एक परिमेय संख्या है। यानी ये कौन सी संख्या है, यहाँ पे पूछ रहा है कि ये एक परिमेय संख्या है। तो बिल्कुल हाँ ये एक परिमेय संख्या है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू की गई थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू की गई थी। ए ऑप्शन है उद्योगपतियों पर, बी ऑप्शन है व्यापारियों पर, सी ऑप्शन है श्रमिकों पर, डी ऑप्शन है किसानों पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू की गई थी। तो जो तिनकठिया प्रणाली था वो किसानों पर लागू किया गया था, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि प्रशंसा का विलोम शब्द क्या होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है
कि प्रशंसा का विलोम शब्द क्या होगा। ए ऑप्शन है निंद्रा, यहाँ पे निंदा, बी ऑप्शन है बड़ाई, सी ऑप्शन है सराहना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रशंसा शब्द का विलोम क्या होगा, यानी उल्टा क्या होगा, तो निंदा होगा, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वो कौन सा प्रतिबिंब है जिसे हम लोग पर्दे पे उतार सकते हैं। ए ऑप्शन है काल्पनिक प्रतिबिंब, बी ऑप्शन है वास्तविक प्रतिबिंब, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है इसे हम लोग पर्दे पे उतार सकते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये उल्टा होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है इसे हम लोग पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं क्योंकि ये सीधा होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन एपी में है। इसमें से आपको पहचानना है कि कौन एपी में है। तो यहाँ पे घटा के देख लीजिए, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, और 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, और 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डी समान नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये एपी में नहीं है। अब यहाँ पे देख लीजिए, 5 में से 2 गया, कितना बचेगा, 3 बचेगा, 8 में से यहाँ पे 5 जाएगा, 3 बचेगा, और 11 में से यहाँ पे 8 निकलेगा तो 3 बचेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डी क्या है, समान है, इसलिए ये एपी में होगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इसको देख लीजिए, यहाँ पे 3 में से 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -2, 1 में से यहाँ पे 3 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे -2, यहाँ पे भी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे एपी में नहीं है, इतना तो बराबर आ गया, लेकिन ये नहीं आया। उसके बाद यहाँ पे डी वाला देख लीजिए, यहाँ पे 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा, 4, यहाँ पे 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं डी बराबर नहीं आ रहा है, सिर्फ बी का यहाँ पे डी बराबर आ रहा है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि बहादुर का स्वभाव कैसा था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बहादुर का स्वभाव कैसा था। ए ऑप्शन है चोर था, बी ऑप्शन है कर्मठ और ईमानदार था, सी ऑप्शन है कामचोर था, डी ऑप्शन है आलसी था। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर का स्वभाव कैसा था, तो कर्मठ और ईमानदार था, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि भारत में चुनाव का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में चुनाव का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। ए ऑप्शन है निर्वाचन आयुक्त, बी ऑप्शन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति, डी ऑप्शन है प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में चुनाव का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये थे हमारे 30 काफी महत्वपूर्ण एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण थे। तो अब अपना स्कोर आप लोग बता दीजिए कि आपका 30 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि 2, 6 और यहाँ पे 10, 14 डॉट डॉट का 30वां पद ज्ञात करें। इसका आपको 30वां पद निकालना है, जो ये एपी दिया है इसका 30वां पद निकालना है। और जो भी ऑप्शन इसमें से सही आए वो आप हमें क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट का यहाँ पे जरूर रिप्लाई दिया जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।